हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जियोफिजिकल एक मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक के बारे में बात करेंगे और जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से भी बात करेंगे सो दैट ब्रिजिंग कैन बी मेंटेन्ड। सो आसान शब्द में बोलेंगे और मैग्नेटिक का बहुत सारा डिफरेंट फंडामेंटल्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। देखो, सबसे पुराना टेक्निक भी है मैग्नेटिक मेथड के माध्यम से जो सबसरफेस में क्या है, फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स है कि नहीं, कितना है, वो डिपॉजिट फाइंडिंग का सबसे पुराना टेक्निक है मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक ग्रेविटी मेथड के साथ बहुत साथ एसोसिएटेड वे में यूज होता है। हालांकि ग्रेविटी से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा कॉमनली यूज होता है और ज़्यादा पिन पॉइंट करता है। हाई ग्रेविटी मतलब क्या है? भारी मिनरल, भारी चीज़ है। और भारी मतलब क्या है? FeMg, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है ना। सो ऑटोमेटिकली हाई मैग्नेटिक मतलब जनरली हाई ग्रेविटी देता है। सो एनीवे हम लोग मैग्नेटिक मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट जो फंडामेंटल चीज़ है, देखो अर्थ मटेरियल कॉन्टेन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, है ना, विथ रैंडम ओरिएंटेशन विदाउट नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है सब कुछ बात करेंगे। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या है सब कुछ। अर्थ नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड H0 जो है ना, इट इंड्यूसेस these particles to become magnetized and the strength of that induced magnetization depends upon the magnetic susceptibility, that is material property। ये देखो, इधर जनरली मैग्नेट, कोई भी मेटर के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, रैंडमली ओरिएंटेड है। मान लो ये टिनी मैग्नेट हो सकता है, प्रोबेबल मैग्नेट। कब तक होगा? जब ये प्रॉपर आउटर जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी क्यों है वो भी बोलेंगे, पहले देख लो। ये मान लो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से ऑटोमेटिक ये चीज ना इसके साथ, इसके लिए ये भी अरेंज होना स्टार्ट कर देगा। रैंडम से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आ जाएगा। कितना ज्यादा ओरिएंट हो रहा है वो डिपेंड करता है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वही चीज को हम लोग मेजर करेंगे, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक मिनरल, कोई भी रॉक मटेरियल्स का, अर्थ मटेरियल्स का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहता है। जैसे आयरन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक रहता है ना। जैसे क्वार्ट्ज ज्यादा मैग्नेटिक नहीं रहेगा। तो आयरन का कोई डिपॉजिट के आसपास से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या, क्यों आयरन इतना मैग्नेटिज्म दिखाता है? बिकॉज आयरन का जो अंदर का पार्टिकल्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बहुत अच्छी तरह अरेंज हो जाता है। दैट मीन्स उसका ये मटेरियल प्रॉपर्टी जो है के, इट इज क्वाइट हाई। ठीक है, और एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म इज एम, H0 है एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ठीक है, सो इसको पैसिव मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग खुद कुछ नया चीज, कुछ सोर्स यूज नहीं करते। अर्थ, नेचर खुद फ्रीली दे रहा है। हाँ, सो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के हिसाब से अरेंज होता है, हम जस्ट डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, इसीलिए इसको पैसिव मेथड बोला जाता है। एक्टिव मेथड मतलब जैसे कि जियोफिजिकल टेक्निक, इलेक्ट्रिकल टेक्निक, हम लोग खुद इलेक्ट्रिक करंट अर्थ के इनसाइड में इंड्यूस करते हैं, देन वो इंटरेक्ट करता है अर्थ मटेरियल के साथ, देन जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। इसमें ऐसा हम लोग कुछ सोर्स यूज ही नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग मेजर करते हैं ना, इसीलिए इसको पैसिव मेथड बोलते हैं। दूसरा वाला को फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मेथड जो बोला था अभी, तो वो क्या होगा? एक्टिव मेथड होगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट अर्थ मैग्नेटिक क्यों है ये भी तो जानना चाहिए। ठीक है, ओके। ये चैनल तो अभी चल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज द एक्चुअली मैग्नेटिक वाला मैं बोला ना, मोस्ट वाइडली यूज जियोफिजिकल टूल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, है ना। एंड सबसे पुराना भी है ये एक्चुअली, है। आयरन, मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, पाइराइट, पिरोटाइट, सल्फाइड्स, स्पेशली सल्फाइड्स, पीजी, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, कॉपर, निकेल, सल्फाइड्स के लिए बहुत यूजफुल है मैग्नेटिक मेथड। गोल्ड के लिए बहुत यूजफुल है। सो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो हम लोग नाउ डिस्कस करेंगे अर्थ का बारे में। बट पहले मैग्नेट क्या है वो थोड़ा समझो। मैं आसान शब्द में बोल रहा हूँ ना। मैग्नेट आप लोग मोस्ट प्रोबेबली, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप लोग देखा होगा बार मैग्नेट। सो मैग्नेट क्या होता है? जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल रहता है ना, जो अट्रैक्ट करता है दूसरा एक दूसरे को, सेम पोल एक दूसरे को रिपल्स करेगा।
और एक मैग्नेट को ब्रेक करने से उसका अंदर अगेन मैग्नेट हो जाएगा 2 पीस, है ना। अगर 5 पीस डिवाइड करोगे 5 मैग्नेट बन जाएगा एक मैग्नेट से। सो दैट मीन्स क्या है, मैग्नेट का अंदर में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल भी मैग्नेट ही है एंड सेम ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड रहता है। लेकिन एक चीज है, जो मैग्नेट, दो मैग्नेट के अपने सामने लेके आने से सेम पोल होने से एक दूसरे को रिपल्स करेगा और अपोजिट पोल होने से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कितने अमाउंट में करेगा वो डिपेंड करता है वो कुछ कुछ नियम के ऊपर है। वो लॉ जो क्या है, वो कूलम का लॉ मेंटेन करते हैं। जैसे पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, मान लो M1 M2 दो मैग्नेट का जो पोल का स्ट्रेंथ, एक का M1 एक का M2, तो इसका पोल स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर का। सो आर्क डिस्टेंस में अगर दो मैग्नेट है, कितना अट्रैक्ट करेगा या कितना रिपल्स करेगा वो डिपेंड करेगा वो दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। लेकिन डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, सेंटर से मेजर करना है। दो पीस मैग्नेट का इधर देखो, ये आर है डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस एस एंड एन का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा, इसको आर बोला जाता है, ठीक है। दोनों का मान लो M1 M2, है ना। सो और क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड म्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिएबिलिटी मीन्स ये दोनों कौन सा मीडियम में, अभी फॉर एग्जांपल हवा में है, दो मैग्नेट किस में है, हवा है। अगर वैक्यूम होगा तो म्यू 0 बोलोगे। सो वो जो मीडियम है उसका परमिएबिलिटी के हिसाब में आऊंगा धीरे धीरे आराम से, हाँ। सो और सभी को ज्वाइन करने से क्या होगा, दोनों का बीच का फोर्स प्रोपोर्शनल टू, फोर्स मीन्स F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई म्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। सो कंबाइन करके ऐसा आएगा, F इक्वल टू के इक्वल टू के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये तो F वेरीज एज, लेकिन जब प्रोपोर्शनल कर दोगे क्या होगा, के आ जाएगा, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिठाना पड़ेगा, M1 M2 बाई म्यू एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो फिक्स्ड है, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई। ये सब एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है, ठीक है, देखा गया है। सो ये अगर है, और दो जस्ट मैग्नेट का सिंपल ये है, एक को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, अभी दिखाया था ना फर्स्ट में, H0 एंड M। एक मान लो तुम किसी को धक्का दे रहे हो, हाँ, एक आदमी को धक्का दे रहे हो, वो कितना दूर तक गिरेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम कितना जोर धक्का दे रहे हो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, और दूसरा वो आदमी का कितना भारी है, कितना मोटा है ना। पतला आदमी ज्यादा दूर तक जाएगा, और जो भारी आदमी है वो तुम जितना भी जोर धक्का दो ज्यादा जोर नहीं जाएगा। तो आदमी का जो प्रॉपर्टी है उसको मान लो के, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ये जो H0 है, ये मान लो तुम कितना फोर्स से धक्का दे रहे हो और वो कितना जोर से गिरेगा उसको मान लो M, है ना। सो तुम कितना जोर धक्का दे रहे हो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, एक तो है वो कितना जोर से गिरेगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, एक तो तुम कितना जोर धक्का दे रहे हो और दूसरा वो कितना वजन है उसका। सिमिलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी मैग्नेटिज्म कितना अचीव करेगा वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी एज वेल एज तुम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तुम कितना जोर धक्का दे रहे हो, समझ गया ना। सो सिमिलरली इधर भी देखो ससेप्टिबिलिटी, तो फिर क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी है मटेरियल प्रॉपर्टी। सो M इक्वल टू के एच, सो के क्या होगा, M/H0, ऐसा ही है। ये देखो इसको, ये के को ऐसा करके सिंबल डाल दो, है ना। सो ससेप्टिबिलिटी वेरीज एज M/H, है ना। तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम देख लो और क्लियर हो जाएगा। एक पैरामैग्नेटिक मिनरल, पैरामैग्नेटिक क्या है सोचने का जरूरत नहीं, सब कुछ बोलेंगे आसान शब्द में क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी है इतना, है ना, फील्ड इंटेंसिटी। इफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ रूम टेम्परेचर क्या है मटेरियल का 3.7 × 10⁻⁵। सो कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन एंड फ्लक्स डेंसिटी। पहले मैग्नेटाइजेशन करता हूँ फिर फ्लक्स डेंसिटी में आएंगे।
सो मैग्नेटिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना जोर से गिरेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम कितना जो धक्का दे रहे हो और उसका अपना कितना वजन है, लाइक ससेप्टिबिलिटी एंड आपका ये है ना। सो इसी फार्मूला क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिज्म बाय आपका फील्ड, कितना जोर से दे रहे हो तो कितना, ठीक है। तो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी कैसे करोगे, एम इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, तो ससेप्टिबिलिटी और एच तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी का एक सिस्टमेटिक एक फॉर्मूला है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब मान लो दो आदमी है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दो आदमी का एक का वजन ज़्यादा है, दूसरा का वजन थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो सेम धक्का दे के बाई चांस स्लिप हो गया दोनों का, किसका ज़्यादा जोर से चोट आएगा, जो ज़्यादा वजन है। सिमिलरली फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियल से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो होता है वो ज़्यादा गुजरता है, हाँ, किसी से कम गुजरता है। तो कितना ज़्यादा कितना कम वो एक इक्वेशन से निर्भर करता है, जो ये ससेप्टिबिलिटी बोला ना, उसी के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंटू एम प्लस एच, ठीक है। तो ऐसा करके जस्ट ये तो वैल्यू दिया हुआ है, अभी तो आपको एम भी मिल गया, एम प्लस एच प्लस ये कर दो, और एम जीरो का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दूसरा फॉर्मूला से 1/4 पाई होता है ना इसमें, के इक्वल टू, वैसे ही इधर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ सीजीएस में, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या आ जाएगा। एनीवे इसमें कोई ये नहीं, परमिएबिलिटी क्या है, तो फिर परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस टू इट, है ना। इसके अंदर से कितना ज्यादा फील्ड ऑफ लाइन गुजरेगा कितना, वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। An object with higher value of permeability can attract more magnetic field lines, है ना। As a result, it has higher tendency of magnetization, ठीक है। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का तीन टाइप का होगा, एक वैक्यूम में हो सकता है ना। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होगा मैग्नेटिक का, वो जो म्यू इक्वल टू बी बाई एच बोल रहा हूँ ना, ठीक है। नाउ फ्री स्पेस में क्या होगा, तो फिर म्यू जीरो इक्वल टू बी जीरो बाई एच वैक्यूम में बी जीरो मतलब कितना फ्लक्स जाएगा वैक्यूम से विदाउट एनी मीडिया, डिवाइडेड बाई एक्चुअल कितना फोर्स है ना। सिमिलरली परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम का कितना परमिएबिलिटी होगा, वो क्या होगा, वो परमिएबिलिटी का अंदर से कितना लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, बी बोल दिया ना, फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाई एक्चुअल जो कितना मैग्नेटिक ये है H0 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो नाउ ये दोनों का अगर म्यू बाई म्यू जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, उसी को रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, नंबर हो जाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरीका से इक्वेशन बनाया गया है, इतना टेंशन का कोई बात नहीं। अब मैं दे के रखा हूँ, आप कैसे भी करोगे मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, एक दूसरे का वैल्यू को दूसरे के साथ रिप्लेस करके डिफरेंट टाइप का इक्वेशन बनता है, ठीक है। सो ये ज़्यादा डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, बट जस्ट बैकग्राउंड नॉलेज रखो ना। देखो एक चीज जान लो, किस लिए इतना कुछ कर रहा हो, अभी तक पढ़ रहा हो ना मैग्नेटिक किस लिए। देखो इसका यूज बहुत जगह पे है, टिपिकल प्रॉब्लम्स जहाँ पे मैग्नेटिक मेथड यूज होता है ना, उसका भार मतलब बहुत वर्सटाइल है। इवन एयर से एयरबोर्न, सी के नीचे क्या है मैग्नेटिक, अगर लोहा कोई सोना कोई जहाज डूब गया वो पकड़ लेंगे। एयरबोर्न से बहुत रीजनल स्केल में बहुत बड़ा एरिया बहुत फास्ट कवर हो जाएगा, और उसके बाद लैंड ग्राउंड सर्वे करके बहुत कुछ हिडन अंडरनीथ सरफेस के नीचे क्या मिनरल डिपॉजिट है वो भी कर सकते हो, है ना। सो जियोलॉजिकल मैपिंग यूजिंग ग्राउंड और एयरबोर्न मैग्नेटिक डेटा, ओर बॉडी कैरेक्टराइजेशन, जियो टेक्निकल जैसे कि फाइंडिंग मैपिंग यूटिलिटीज क्या किस लिए करते हैं, आर्कियोलॉजिकल चीज के लिए भी कर सकते हैं ना, बहुत सारा नीचे क्या है पुराना जमाने का, और मैपिंग कॉन्टिनेंटल स्केल, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्लानिटरी स्केल, इवन पैलियोमैग्नेटिक स्टडी, बहुत सारा जगह पे मैग्नेटिज्म यूज होता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक स्टडी का इम्पोर्टेंस है। हाँ, सम मटेरियल्स
रिटेन ए नेचुरल परमानेंट और रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। अभी बोल रहा था ना कि कुछ एक्सटर्नल फील्ड देने से कितना मैग्नेटाइजेशन अचीव करेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड दो या ना दो, कुछ कुछ मटेरियल्स रहता है वो ऐसे ही मैग्नेटिक रहता है, मैग्नेटिक रहता है ना। सो उसमें भी थोड़ा तुमको कितना मैग्नेटिज्म दे रहे हो और कितना अचीव कर रहे हैं वो हिसाब डायरेक्टली नहीं हो रहा है इन दैट केस। सो वो वाला पार्ट रहने से उसको भी टेक केयर करना है आप जब रिकॉर्ड करोगे, है ना। सो दिस इज ए थर्ड component of measurable magnetic field which complicates the interpretation of magnetic survey because there is no way to separate the induced and remnant components. So ये सब चीज छोटा छोटा कॉशियस रहना है। ऑल कंटेंट इन दिस रिसोर्स assumes remnant मैग्नेटाइजेशन इज जीरो। पहले ही हम लोग जब मैग्नेटाइज कुछ बॉडी में सर्वे करते हैं जो वैल्यू आ रहा है ना, सो एक्चुअली कितना एक्वायर कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड से वही कर रहा है ना। लेकिन कुछ ऑलरेडी अवेलेबल मैग्नेटाइजेशन उसका फ्रीली अवेलेबल है, अगर तो एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो, तो उसको तो हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे। हालांकि उसको ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारा काम है मतलब है कितना एक्चुअली क्या मेजर करते हैं, ससेप्टिबिलिटी कॉन्ट्रास्ट मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ससेप्टिबिलिटी नहीं मेजर करते ना। फॉर एग्जांपल डिफरेंट लिथोनिट है, लाइमस्टोन है, सल्फाइड है, फिर लाइमस्टोन है, ऐसे करके अक्रॉस जाने से सल्फाइड में ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगा, एंड लाइमस्टोन में कम आएगा। सो एक कॉन्ट्रास्ट देखने से मतलब है हमारा, है ना। तो वो तो मिल ही जाएगा, हमारा काम निपट जाएगा, है ना। ना देखो हमारा जो कोई भी एक नॉन मैग्नेटिक मिनरल में भी क्या होता है एक्चुअली ऐसा करके रहता है। अभी जो जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, ठीक है, व्हेन अनमैग्नेटाइज्ड, है ना। तो एक दूसरे को कैंसिल करता है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को, कोई सभी लोग एक साथ प्रॉपरली अरेंज नहीं है ना। व्हेन मैग्नेटाइज्ड ऑर्डर्ड फील्ड्स कॉम्बाइन, ये देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ टुगेदर एक बड़ा मैग्नेट बन गया ना। पूरा टोटल कॉम्बाइन इस साइड में नॉर्थ आ रहा है, टोटल कॉम्बाइन सभी का इस साइड में साउथ आ रहा है ना। तो ये सिस्टमेटिक हो गया ना। सो ये है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होने से ऐसा करके अरेंज हो जाता है, ठीक है, टीनी अंदर का जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये तो एक नेचुरल मैग्नेट है। और एक चीज है देखो, बार मैग्नेट को छोड़ के इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी समझना चाहिए, बिकॉज तो फिर अदरवाइज अर्थ को समझ नहीं पाओगे। अर्थ क्यों मैग्नेट है, हाँ ये तो समझना चाहिए। बिकॉज अर्थ का अंदर में तो एफईएमजी है, आयरन मैग्नेशियन है, आयरन है कोर में, लिक्विड कोर जो होता है, लिक्विड कोर घूम रहा है ना। लिक्विड कोर क्या होता है, मेंटल कॉन्वेक्शन होता है, कोर से होता है ना। लिक्विड चीज मोशन में है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रहता है एफईएमजी, ये सब में क्या है, एटम है, एटम की तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये तो घूमते रहेगा, है कि नहीं। और जब घूमेगा दो टाइप से घूम रहा है ना, एक तो मेंटल कॉन्वेक्शन हो रहा है और दूसरा अर्थ खुद भी तो घूम रहा है ना। ये चीज समझना चाहिए। सो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना। ये देखो ऐसा करके स्पिन कर रहा है ना, सभी अलग अलग स्पिन कर रहा है ना। ये ऐसा करके कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये मान लो क्लॉकवाइज, ऐसा करके कर रहा है ना, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट स्पिन का बैलेंस समझना है, कभी कभी कैंसिल हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। तो स्पिन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जो डिफरेंट डायरेक्शन का रोटेशन है ना, सो नेट चीज को आपको समझना है। सो नॉन मैग्नेट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसमें सपोज मान लो ये इधर इधर देखो, ये इधर से मान लो आउटर सेल भूल जाओ अभी के लिए, इधर देखो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। सो इसमें क्या है, नेट मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा, ये नॉन मैग्नेट है, ठीक है। तो ये चीज समझो पार्टी मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल में भी, हाँ। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड विथ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, करंट बनाएगा, है ना। और करंट क्या करेगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो इसीलिए अर्थ को जियो मैग्नेट बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, अर्थ में जो मटेरियल का कन्वेक्शन हो रहा है वो पहले करंट बना रहा है, और करंट से क्या होगा, मैग्नेट बनेगा, है ना। सो यही मेन फंडामेंटल चीज है। ये देखो तभी तो अर्थ के अंदर, अर्थ को मान लो अभी ऐसा करके होता है ना, साउथ एंड नॉर्थ।
तो इसमें किस टाइप का होता है, ये देखो, इसको क्या लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं ना, नॉर्थ से स्टार्ट होगा साउथ में जाएगा, और मैग्नेट के इनसाइड में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा। मैग्नेट का बाहर में क्या रहेगा, लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाएगा, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा, ये याद रखो। सो ए मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी बोल रहे थे ना, इट डेवलप्स अराउंड ए बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है। सिमिलरली अर्थ को एक बार मैग्नेट सेंटर से मान सकते हो ना नॉर्थ साउथ में, और नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक और जियोग्राफिक नॉर्थ सेम नहीं है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो इट फॉलोज फ्रॉम वन एंड मैग्नेट टू अदर, है ना, मैग्नेट के एक साइड से द फ्लक्स कैन बी मैप बाय स्प्रिंग। इसके ऊपर एक आयरन का कोई एक बार मैग्नेट को एक्सपेरिमेंटली सोचो, एक प्लेट के नीचे रखो, पहले तो लोहे का कण छोटा छोटा ग्रेन स्प्रिंकलिंग करके रख दो एक प्लेट के नीचे, या पेपर के नीचे, सॉरी पेपर के नीचे रखो। अभी पेपर के ऊपर से बार मैग्नेट को थोड़ा पास कराओ, शेक कराओ, देखो वो ऐसा करके ही लाइन ऑफ फोर्स की तरह अरेंज हो जाता है, ऐसा, ये देखो, ठीक है, ऐसा, ये देखो, है ना, कितना सुंदर बन। ये स्मॉल स्केल में, सेम चीज बड़ा स्केल में भी सोचो, ये तो एक हैंड स्पेसिमेन स्केल में, कितना सेंटीमीटर स्केल, तो इसमें भी अगर ऐसा लाइन ऑफ फोर्स, लोहा ऐसा करके अरेंज हो रहा है, मीन्स लाइन ऑफ कुछ एक फोर्स है ना, कुछ स्ट्रेस है ना, कुछ कुछ चीजें है ना, कुछ फोर्स जिसको इसको अरेंज किया, तो वो फोर्स को समझो पहले, ये देखो। तो फिर एक एक नॉर्थ पोल से निकलेगा निकलेगा साउथ पोल में घुसेगा, और ऐसा करके मैग्नेट के इनसाइड में ऐसा साउथ टू नॉर्थ जाएगा, तो यही तो फोर्स है ना। तो ये स्मॉल स्केल में, तो अर्थ तो बड़ा स्केल, ये मान लो अर्थ, अर्थ के अंदर एक छोटा नेग्लिजिबल पार्ट है ना, ये बार मैग्नेट या कोई भी हम छोटा जो मैग्नेट होता है ना, सो वो मैग्नेट एक्चुअली इधर ये स्केल में सोचो, ये जो नॉर्थ साउथ है, ये मान लो अर्थ का स्केल का है बड़ा, तो इसके अंदर कोई भी छोटा मैग्नेट कैसे नॉर्थ साउथ में अरेंज होता है ना, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ये इसका जो नॉर्थ है, तो फिर क्या है, अर्थ का साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तभी तो जाएगा। और समझ रहे हो ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कॉम्पास नीडल सस्पेंड करके रखो ना, सो कार्व ओरिएंटेशन में कौन लैटलॉन्ग के वाइज लैटिट्यूड में क्या रहेगा, ऐसा करके रहेगा, जितना जाओगे पोल में वर्टिकल ऐसा ही करके हो जाएगा, ऐसा करके बार मैग्नेट हो जाएगा ना, पोल में वर्टिकल होगा, इसमें क्या होगा, इधर अलग होगा, इधर लाइन के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहेगा ना बार मैग्नेट का, ठीक है। So the curve orientations of iron fillings or magnetic needles are called line of force that converge to point at both the ends of the bar magnet, ठीक है। The pole that aligns to point in direction of the geomagnetic north pole is called north seeking or positive pole, and it is balanced by south seeking or negative pole. Always north seeking को, ये देखो, ये नॉर्थ सीकिंग को पॉजिटिव पोल बोलते हैं, एक्चुअली साउथ पोल होता है नॉर्थ सीकिंग का, समझ गया क्यों होता है, ये देखो, इधर अर्थ का जो साउथ होगा, रियलिटी में हमारा जो नॉर्थ है ना, उसी के तरफ नॉर्थ इंक्लाइंड रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, ये चीज समझो, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में बोलता हूँ बाकी सब चीज, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में थोड़ा देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और क्या है, इमेजिनरी लाइंस दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है ना, इधर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, इधर देखो इस एंगल में आ गया, इधर आके क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा, है ना। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इमेजिनरी क्यों बोल रहे, तो हम लोग एक्चुअली फोर्स दिख नहीं रहे, लोहा का ब्रेन को डालने से समझ में आ रहा है कि कुछ है, इसीलिए इमेजिनरी, ठीक है। दीज लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड go to the south pole. The lines travel from north pole to south pole outside the magnet and inside the magnet south to north. समझ गया। The density of lines present in a given area gives us magnetic field strength at that point. तुम देखो इधर भी देखो डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, पोल के तरफ देखो डार्क हो गया, और जितना मिडिल पार्ट में देखो व्हाइट कुछ नहीं है, सो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पोल में रहता है, क्लियर, ठीक है। द लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम नॉर्थ और पॉजिटिव पोल एंड कॉन्वर्ज टू साउथ और नेगेटिव पोल, बिकॉज नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में घुस रहा है, तो डाइवर्ज कन्वर्ज इसीलिए होगा।
एंड ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला, ये पहले भी दिखाया ना बहुत सारा फॉर्मूला, ये वन ऑफ दैट ऐसा के जो दिखाया, ये एक फॉर्मूला है, इसका अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट में चलो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझो। अर्थ का फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ समझ गया ना। जियो मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ घूम रहा है तो अर्थ खुद एक मैग्नेट है। तो अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेट है, अर्थ का ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो सेम चीज़ नहीं है ना। अर्थ का ट्रू नॉर्थ क्या है? ट्रू नॉर्थ है जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है ना। वो रोटेशन एक्सिस को ऊपर अपर पार्ट को नॉर्थ बोलेगा, लोअर को साउथ बोलेंगे, है ना। लेकिन जियोग्राफिक नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ इज सेम चीज नहीं है ना। सो द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रीली ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक नीडल एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द जियो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट दैट पॉइंट? देखो, ये एक इसको मान लो एक मैग्नेटिक नीडल है ना। ये देखो दो टाइप का चीज होता है, इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन। ये टोपोशीट स्टडी में बहुत काम आता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? हॉराइजॉन्टल प्लेन में मेजर करना पड़ता है। मतलब जियोग्राफिक जो नॉर्थ है, मान लो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है एंड एक्चुअली ट्रू नॉर्थ है ये डायरेक्शन में, ठीक है। सो मैग्नेटिक नीडल ऐसा करके रहने से ये जो हॉराइजॉन्टल स्केल में, हॉराइजॉन्टल प्लेन में जो मेजर करोगे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंड मोर ओवर मैग्नेट डीप भी दिखाता है, मैग्नेट हॉराइजॉन्टल नहीं रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। जैसे पोल में मैग्नेट क्या होगा? वर्टिकल हो जाएगा ना, पोल में वर्टिकल रहता है, इसमें इस एंगल में रहेगा, एंड इक्वेटर में हॉराइजॉन्टल रहेगा। सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ये वर्टिकल प्लेन में मेजर होगा। तो फिर लाइक डीप, लाइक डेविएशन, ड्रिफ्ट बोलते हो ना बोरहोल में, सेम ड्रिफ्ट एंड डेविएशन जैसे बोलते हो, सिमिलरली डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन। और एल्स स्ट्राइक मान लो, स्ट्राइक क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हो, सो दैट इज डिक्लिनेशन। डीप कहाँ मेजर करते हो? वर्टिकल प्लेन में, दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिफरेंट एरिया, मिड लैटिट्यूड है, ट्रॉपिकल एरिया, पोलर एरिया, पोल में क्या रहेगा? मैग्नेटिक डीप 90 डिग्री रहेगा, है ना। ट्रॉपिकल एरिया में क्या रहेगा? इक्वेटोरियल एरिया में 0 डिग्री हो जाएगा। तब क्या होगा? तब आराम से डायरेक्टली मेजर करोगे डिक्लिनेशन। बट इन ऑन द अदर हैंड पोल में क्या करोगे? पोल में इंक्लिनेशन पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस टाइम डिक्लिनेशन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा, है ना। डायरेक्शन का तो ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट वर्टिकल हो गया। एंड अदर देन दैट मिड लैटिट्यूड में दोनों चीज़ रहेगा, डिक्लिनेशन भी रहेगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी रहेगा। सो ये डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन अगर आप समझ गए हो, है ना। ये देखो, इसको प्रोजेक्ट करो ना, ये नॉर्थ की तरफ ही है, लेकिन वर्टिकल प्लेन में देखने से थोड़ा डीपिंग है। जब ये टोटल हॉराइजॉन्टल रहेगा, कहाँ होगा? ये ओनली इक्वेटर में पॉसिबल है डिक्लिनेशन। ये मान लो, समझ जाओ, ठीक है। तो इसी का वर्टिकल कंपोनेंट ये है, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ये है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट z इक्वल टू इंक्लिनेशन कब हो जाएगा? पोल में हो जाएगा। एंड इधर क्या हो जाएगा? ये जो आई कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, कहाँ? एच के बराबर क्या रहेगा? वो होगा इक्वेटोरियल एरिया में, है ना। यही अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट रखा हूँ, ठीक है। बाकी देखो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन समझ गया तो टोपोशीट में बहुत जगह पे लिखा रहता है ना कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इतना साल में ये था। ये पोलर वंडरिंग होता है ना, पोल शिफ्ट होता है बोल के मैग्नेट का जो जियोग्राफिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझना है, ये एरिया स्पेसिफिक है। ऐसे देखो, अलग अलग जगह के अलग अलग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन रहेगा, एंड विथ टाइम भी चेंज होगा, टाइम एंड स्पेस दोनों में ये चेंज होता है, ठीक है। इधर देखो, ये है एक्चुअल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बट मैग्नेटिक नॉर्थ ये ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो ना, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो ये है, एंड मैग्नेट का नॉर्थ साउथ तो ऐसा है। इधर जाने से ऐसा होगा, इधर जाने से चेंज होगा। सो लोकल चेंज है, लोकल चीज है, समझ गया। सो अर्थ रोटेट्स अराउंड टू जियोग्राफिक नॉर्थ टू जियोग्राफिक साउथ एक्सिस, है ना। ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस है।
इसी को जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ बोला जाता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, जो चीज हम सेक्शन के मुताबिक दिखाया। So this angle can change over time due to polar wandering, and by convention, declination is positive when magnetic north is to the east of true north. क्लॉकवाइज सोचो, ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ होने से हमेशा पॉजिटिव मानूंगे, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज टू द वेस्ट। जियोग्राफिक नॉर्थ के रेफरेंस में अगर मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट में है तो वो नेगेटिव डिक्लिनेशन माना जाता है, ठीक है। एंड आइसोकोनिक लाइन के बारे में थोड़ा जान के रखो। दीज आर द लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस along which declination has the same constant value। तो जहां जहां अर्थ के डिक्लिनेशन सेम एंड सेम पॉजिटिव वैल्यू, सपोज मान लो 12 डिग्री ईस्ट मतलब पॉजिटिव हो गया, 12 डिग्री ईस्ट ऑफ मतलब जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ में वेरिएशन है 12 डिग्री। मैग्नेटिक नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में 12 डिग्री ईस्ट में है, तो जहां जहां 12 डिग्री ईस्ट में मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ मेजर करते करते, उस सब वैल्यू को अर्थ का ऊपर जो लाइन से इमेजिनरी कॉन्टूर से कनेक्ट करोगे उसको बोलता है आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। लाइन्स along which declination is zero is called agonic line। जहां पे डिक्लिनेशन है ही नहीं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं है, ऐसा भी जगह मिलेगा जहां पे ट्रू नॉर्थ जो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कुछ कुछ जगह पे सेम हो जाएगा, जहां दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन जगह पे सेम रहेगा ना, तो ये होगा एगोनिक पोर्शन, है ना। तो डिक्लिनेशन को जनरली डेल्टा से दिखाया जाता है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन ये तो बोल दिया ना, 90 डिग्री इक्वेटर में 0 डिग्री। सो एक्चुअली जो नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हो वो चीज हमेशा ध्यान रखना। द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज फिजिकली ए मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, टू अट्रैक्ट मैग्नेटिकली नॉर्थ नीडल, ठीक है। नीडल तो अट्रैक्ट करके दिखा रहा है ना, नॉर्थ फाइंडिंग, नॉर्थ को एक्चुअली ढूंढ रहा है, इसीलिए बोलते हैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो। सो द नीडल ऑफ कंपास इन जनरल पॉइंट्स टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, बट इट इज नॉट the exact direction of the magnetic north pole। A compass needle align itself to the local magnetic field। ये जो अगेन दिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो इधर है, लेकिन इधर नॉर्थ या साउथ मान लो, ये तो इसका साउथ मतलब इसका नॉर्थ है ना, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसका ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो लोकल इस जगह में होने से ऐसा आएगा, इसका टेंजेंट मान लो वही डायरेक्शन होगा ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंजेंट आएगा तो अलग अलग लोकल फील्ड होएगा ना। जैसे एक बड़ा कर्विलिनियर को बहुत सारा इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल लाइन होता है ना, सिमिलरली ये चीज है ना। सो द डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड एंगल एंड ट्रू नॉर्थ इज द एक्चुअल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। लोकल तो हम लोग जहाँ मेजर कर रहे हैं ना, तो लोकल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्चुअल चीज में आते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करो। कॉमन कॉजेस ऑफ मैग्नेटिक एनोमलीज आर इंट्रूशन ऑफ मैफिक, अल्ट्रामैफिक डाइक, सील्स, लावा फ्लोज, मैग्नेटिक ओर बॉडीज, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बोला था कि कोई चीज से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए कौन सा बॉडी कितना मैग्नेटाइजेशन अचीव करेगा वो पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है उसी को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कितना मैग्नेटिज्म है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन 20 नैनो टेस्ला, ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन अचीव नहीं करता है। whereas मैफिक इग्नियस इंट्रूशन को 800 नैनो टेस्ला, एंड सल्फाइड्स में तो इवन मोर देन 6000 नैनो टेस्ला हो जाता है। तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स लाइन ऑफ फोर्स इधर से कम गुजरता है, इधर से ज्यादा गुजरता है, इधर से सबसे ज्यादा गुजरता है ना। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सल्फाइड्स में जितना ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो सल्फाइड ज्यादा मैग्नेटाइजेशन दिखाएगा, है ना। So magnetic susceptibility caused by variation of rocks or ore bodies is superimposed on geomagnetic field at that location. So magnetic anomaly क्या होगा, is the response signaled by the causative body over regional trends of continents।
तो नेचुरल एक मैग्नेटिज्म तो है वैक्यूम में या कोई भी एवरेज में, बट इसका प्रेजेंस रहने से क्या होगा, सडनली ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स इससे गुजरेगा तो ज्यादा एनोमली का सिग्नल आएगा, है ना। तो फिलहाल एक चीज और एक चीज देख लो, देखो डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिज्म होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सुपर पैरामैग्नेटिक। सुपर ये सब तो ज्यादा कम का बात है, बट फंडामेंटल चीज समझ लो। जैसे क्वार्ट्ज डायामैग्नेटिक नेगेटिव है, देखो एक्सेप्टेड, मतलब क्या इससे ज्यादा मैग्नेटिक तो दूर का बात है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे दूर भागेगा, उल्टा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंटी फेरो, फेरो ये सब का दिखाता हूँ, ये देखो। तो एक सल्फाइड मिनरल से, सल्फाइड होने से क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म होगा ना। ये देखो इधर से लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है, सभी घुस गया इसके अंदर से, इधर डेंसिटी ज्यादा हो गया। ऑन द अदर हैंड डायमैग्नेटिक देखो, इधर सपोज एक क्वार्ट्ज रखा है, इसमें लाइन ऑफ फोर्स इससे भागेगा तो जाएगा ही नहीं, इसके मैग्नेटिज्म तो दूर का, अपोजिट मैग्नेटिज्म। नेचुरल मैग्नेटिज्म जहाँ होगा एवरेज उससे भी कम होगा, इसमें नेचुरल एवरेज मैग्नेटिज्म से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड इसका पैरामैग्नेटिक का क्या है, पैरामैग्नेटिक से थोड़ा थोड़ा जाएगा, ये देखो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज which are feel by ripples, slight ripples, repulsion होता है, ठीक है। एंड पैरामैग्नेटिक का क्या है, which are feebly attracted, बहुत ज्यादा नहीं, feebly हल्का से अट्रैक्ट करता है लाइन ऑफ फोर्स को, ठीक है। एंड फेरोमैग्नेटिक बहुत जोर से अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। क्वार्ट्ज, मरकरी, गोल्ड, ये सब थोड़ा डायमैग्नेटिक है। सो व्हेन प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस, ये ठीक है। नाउ सो ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओवरऑल देखने से आर पैरामैग्नेटिक, है कि नहीं, सब पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर व्हेयर थर्मल एनर्जी एक्सीड्स द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्पिन्स नेबरिंग एटम्स, below certain critical temperature spin can adapt different kinds of ordered arrangement. So critical temperature मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुड़ी टेम्परेचर, बहुत सारी चीज आएगा मैं बोलूंगा। जो उस टेम्परेचर के नेचुरल कंडीशन में सब पैरामैग्नेटिक जनरली रहता है, वही ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखा है ना थोड़ा, उसमें फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। नाउ एक्चुअली और डिटेल में देखने से मैग्नेटिज्म को ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हो, फेरो, एंटी फेरो, फेरी एंड पैरा। अभी देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का दिखाया था ना, पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से दिखाया था, दोनों चीज देखो, बार मैग्नेट से भी सोचना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक लेवल में भी सोचना है। एटम में स्पिन दिखाया था अपोजिट, है ना। सो ये अभी देखो इसमें देखो, सॉरी इसमें देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, सभी लोग सेम स्पिन दिखा रहे हैं, इक्वल सेम सेंस ऑफ स्पिनिंग, लाइक सभी मान लो क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल। सो क्या होगा, बहुत इंटेंसली होगा, सो मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होगा। इसमें दो टेम्परेचर, टीसी मतलब पूरी टेम्परेचर एंड टीएन मतलब नील टेम्परेचर, बाद में बोलता हूँ क्या है। एंटीफेरो क्या है, एंटीफेरो में देखो अपोजिट स्पिन हो रहा है, इवेंचुअली क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बहुत कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि नेट मैग्नेटिज्म नहीं होता इक्वल में, एक तो क्लॉकवाइज तो दूसरा स्पिन करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को नेगेटिव नेगेट कर देते हैं, है ना, जीरो हो जाता है। तो बिलो टीएन स्पिन्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल बोलता है, इसको पैरेलल बोलते हैं मान लो, ठीक है। एंड फेरी मैग्नेटिक में क्या है, स्पिन अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, समझ जाओ। इसको मान लो क्लॉकवाइज में 5 चल रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज में 3 चल रहा है, सो क्या होगा, बैलेंस रह जाएगा ना। सो इसीलिए ये रहेगा, मैग्नेटाइजेशन मोर देन जीरो रहेगा। एंड पैरामैग्नेटिक क्या क्या रहेगा, ये मैग्नेटाइजेशन जीरो रहेगा, बिकॉज इसमें कुछ नहीं नेगेटिविटी, इसमें तो एग्जैक्ट ऑपोजिशन ऑपोजिट हो जाए बोल के हुआ, इसमें क्या हैप्पैज़ार्डली रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। सो पैरामैग्नेटिक कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फेरोमैग्नेटिक, प्रॉपर कुछ इलेक्ट्रिक करंट देने से ही वो अरेंज हो जाता है, या दूसरा मैग्नेट के सामने आने से। अब इसमें कुड़ी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर के बारे में सोच लो। कुड़ी टेम्परेचर क्या है, कुड़ी टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने से परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मटेरियल लॉस्ट, पूरा लॉस हो जाएगा, उसके नीचे रहना, इतना मेल्टिंग हो जाएगा उसके बाद मान लो, तो मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे बनता है, अर्थ तो एक्चुअली लिक्विड है, एफईएमजी,
लिक्विड कोर में है ना, लेकिन घूम रहा है बोल के इलेक्ट्रिक बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक बन रहा है ना, ये भी जान लो, समझ जाओ। तो सिमिलरली पूरी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वैसा करके सोचना नहीं, एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए बोल रहा हूँ, एक मैग्नेटिक मिनरल है, वो पूरी टेम्परेचर, आयरन है, पूरी टेम्परेचर के ऊपर होने से मेल्ट और फर्दर जाने से मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग के पहले ही वो मैग्नेटिज्म छोड़ देगा पूरी टेम्परेचर अचीव करने से, फर्दर गर्म करते जाओ वो मेल्टिंग अचीव कर लेगा। सो एट पूरी टेम्परेचर क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन चला जाता है। whereas at nil temperature Tn एंटीफेरोमैग्नेटिक मिनरल्स बिकम पैरामैग्नेटिक। एंटीफेरो क्या बोला था, जहां पे कुछ मैग्नेटिज्म नहीं रहता है ना, ठीक है। तो देखो बिलो Tn एंटीफेरो को भी फर्दर टेम्परेचर में लेके जाने से, कम करने से, ठीक है, देखो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना, बिकम पैरामैग्नेटिक। दिस इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं। सो ये सभी को एक जगह पे करने से क्या होगा, देखो डायामैग्नेटिक का क्या कैरेक्टर है, ससेप्टिबिलिटी नेचुरली कम रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना, नेगेटिव, बाकी सभी का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे सिलिकॉन, कॉपर, इनर्ट गैस, बिस्मथ, कभी कभी गोल्ड दिखाता है। पैरामैग्नेटिक क्या है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। एंड फेरो का क्या है, लार्ज, बहुत मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहेगा, वेरी हाई रहेगा। सो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कॉन्ट्रास्ट मेजर करते हैं ना, सपोज एक फेरोमैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक बाजू में है, सो इसका बहुत हाई दिखाएगा, इसका बहुत कम दिखाएगा, तो सुंदर पीक बनेगा, है ना। बट एक पैरामैग्नेटिक और एक एंटी फेरोमैग्नेटिक रहेगा, तब देखो स्मॉल एंड पॉजिटिव, इसका भी स्मॉल एंड पॉजिटिव, अब डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। क्रोमियम, मैग्नेटिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, है ना, एफईओ बोल रहा हूँ, याद रख, हेमाटाइट, एफईओ रहने से आयरन ऑक्साइड। फेरी मैग्नेटिज्म में भी सेम, लार्ज, फेरी मैग्नेटिज्म में भी लार्ज होता है, ठीक है। खैर इसका ज्यादा कुछ ये नहीं है, अभी मैं एक एक करके सब कुछ बोलूंगा। नाउ मैग्नेटिज्म अचीव करने का एक प्रोसेस देखो, कितना तुम मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक, हम लोग सपोज एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, वैसे मैग्नेटिक मेथड जो जियोफिजिकल है वो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से हो जाता है। मान लो अंडरस्टैंडिंग के लिए ससेप्टिबिलिटी मेजर कर रहे हो या कुछ मैग्नेटाइजेशन चेक कर रहे हो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, तो मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटिज्म अचीव करेगा। मैग्नेटाइजेशन होते होते एक हाईएस्ट पीक के बाद जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा वो और ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक नहीं रहेगा, बिकॉज सब प्रॉपरली अरेंज हो गया, सैचुरेट हो गया, तो उसी को सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, और इन एडिशन तो पूरी सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटाइजेशन पूरी टेम्परेचर तो बोल दिया जिसके ऊपर जाने से मैग्नेटिज्म चला जाएगा। और फेरोमैग्नेट जो बोला था ना, फेरोमैग्नेट्स में क्या है, वो तो ऑलरेडी थोड़ा मैग्नेटाइजेशन रहता है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से वो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद जीरो कर दोगे, वो रिटर्न आके जीरो नहीं रहेगा, उसका फ्रीली अवेलेबल कुछ मैग्नेटाइजेशन रेमनेंट रह जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो उसको जीरो करने के लिए मैग्नेट ऑपोजिट सेंस में अगेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, अपोजिट फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने सेंस में, तब क्या होगा, वो जीरो अचीव करेगा, और बढ़ाने से अगेन अपोजिट साइड में बढ़ेगा, उल्टा सेंस में, है ना, मैग्नेटाइजेशन अगेन जीरो कर देने से मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो पे नहीं आएगा, समझ गया। तो उसको फिर जीरो करने के लिए मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए अगेन फील्ड को अपोजिट करना पड़ता है। सो ऐसा करके एक लूप बनता है समझ गया। सो जितना ऑपोजिट सेंस का फील्ड देना पड़ता है उसी को बोलते हैं क्वेरसिविटी, ठीक है। सो क्वेरसिविटी एंड रिटेंटिविटी, ये दोनों चीज थोड़ा समझ जाने से आपको पूरा हिस्टोसिस समझ में आ जाएगा, हिस्टोसिस का। एंड इसी को अपोजिट ये ऐसा चलता रहता है, इसी के इसे लूप बोला जाता है, इसी को हिस्टोसिस लूप बोलता है। नाउ कोई भी जियोफिजिकल टेक्निक जब यूज कर रहे हो, पैसिव क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक एनर्जी सोर्स अर्थ मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, देन वो इंटरेक्शन का सिग्नल आएगा, वो सिग्नल को हम लोग कोई डिटेक्ट करेंगे तभी डेटा बनेगा।
लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी सोर्स अर्थ के लिए, इसमें पैसिव की बोल रहा है, हमको नहीं जरूरत होता है, अर्थ खुद ही दे रहा है एनर्जी सोर्स। अर्थ का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बोला ना अर्थ घूम रहा है, तो इसीलिए उसी का सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है ना, B0। ये बहुत इंटेंस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करेगा, अर्थ सरफेस के नीचे जो इसको मैग्नेटाइज करेगा, जो फार्मूला दिखाया था है ना, इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये कुछ अचीव कर लेगा मैग्नेटाइजेशन। वही मैग्नेटाइजेशन को डायरेक्टली हम लोग मेजर करते हैं। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड causes or induce subsurface materials to become magnetized. In this case, energy source of Earth is global magnetic field, which has a strength and direction at every location on Earth, है ना। देन क्या होगा, सबसर्फेस मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज बाय फील्ड, बाय दिस फील्ड, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एंड द डेटा विल इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Measured magnetic field will be a superposition of Earth's field and the induced secondary fields caused by magnetization of buried material. इसके अंदर भी तो मैग्नेटाइजेशन कुछ है, तो ये जो अगर ज़्यादा मैग्नेटिक है, ये कम मैग्नेटिक इधर है, तो इधर कम मैग्नेटिक जगह पे नेचुरल अर्थ का ही आएगा। इसमें क्या होगा, अर्थ का जो ससेप्टिबिलिटी है, अर्थ का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो ससेप्टिबल मटेरियल के लिए अगेन हाई जनरेट करेगा, इसमें लो जनरेट करेगा। ठीक है, सो प्रोसीड्यूर देखो, ड्यूरिंग फील्ड सर्वे द सुपरपोजिशन ऑफ नेचुरल एंड इंड्यूस फील्ड इज मेजर्ड बिकॉज दे एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, नेचुरल भी है और इंड्यूस्ड, अभी तो इतना दूर से ही डिस्कस किया। So after completion of magnetic survey, natural and induced fields are separated. The residual induced, जितना induced नेचुरल तो है, एवरेज हो गया बैकग्राउंड, एंड रेसिडुअल इंड्यूस क्या है, एनोमली है। Magnetic field is interpreted in terms of the magnitude and distribution of suspected material under the ground. The resulting model of subsurface susceptibility must then be interpreted in terms of useful geologic and geotechnical parameter like rock type, structures, buried objects, क्या भी है, सल्फाइड्स, उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली समझना है ना ससेप्टिबिलिटी। एंड हम लोग एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी कॉन्ट्रास्ट मेजर कर रहे हैं। तो इधर मान लो, देखो अलग अलग मटेरियल है, ये देखो एक लाल कलर, पीला कलर, दूसरा कलर है, इसके अंदर में सडनली एक बड़ा सा और बॉडी, ये देखो हाईली मैग्नेटिक है, सपोज मान लो, ये सब इतना सारा लेयरिंग के अंदर। सो जब नेचुरल मैग्नेटिक क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा ना, सो उसको किससे मेजर करा जाता है, यही मैग्नेटोमीटर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पैसिव टेक्नोलॉजी, ऐसा करके जाना पड़ता है इसके ऊपर से, इधर में मैग्नेटिक फील्ड का एक डेटा लिया, देते सडनली एक जगह पे देखोगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाई आ रहा है ना। ऐसा करके ग्रिड में एक एक जगह पे मेजर करते रहो, करते करते क्या होगा, ऐसा मान लो, ऐसा करके जा रहे हो, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। तो देखो ये ग्रेविटी से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये और बॉडी मान लो इधर है, हाई एफईएमजी मिनरल से, तब क्या होगा, इधर नेचुरल मैग्नेटिक बॉडी का क्या होगा, कम दिखा रहा है, थोड़ा दिखा के सडनली जब इसके ऊपर से गुजरोगे, ये हाई मैग्नेटिक का सिग्नेचर दे देगा, ऐसा करके पीक आ जाएगा। ठीक है, यही पीक को तो हमको मेजर करना है। ठीक है, नैनो टेस्ला के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ, सो देखो ग्रेविटी भी देता है ना, सो इसीलिए ग्रेविटी और मैग्नेटिक को लोग दोनों एक साथ यूज करते हैं। लेकिन अभी मैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं, तो मैग्नेटिक में जब ये सब आप लोग मेजर कर रहे हो, उसमें 2-3 चीज थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो है रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा इज एसेंशियल टू रिमूव नॉइज कॉज्ड बाय अदर एलिमेंट्स नॉट रिलेटेड टू सबसर्फेस मैग्नेटिज्म। सपोज इधर कुछ इलेक्ट्रिक पोल है, या कुछ सरफेस का नीचे रेलवे ट्रैक है, या कुछ है, तब ये बहुत थोड़ा मास्क दे देगा, अलग दे देगा ना। एक्चुअल और बॉडी इधर है, लेकिन ऊपर से कुछ इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है, या फिर कुछ नीचे एक रेलवे ट्रैक है, कुछ मिट्टी के नीचे है, दिखाई नहीं दिया, वो सब चीज को हटाना है। ठीक है, so again apart from that क्या effects of diurnal variation on ground surveying can be removed by periodic calibration of instruments। मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है दिन में, सोलर स्टॉर्म, ये सब आता है ना, सो अलग अलग टाइम में अलग अलग बैकग्राउंड बन जाता है। ठीक है, कभी कभी बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इटसेल्फ हाई, कभी थोड़ा कम होता है, तो ये चेंज कैसे करोगे, ठीक कैलिब्रेट करोगे है ना।
बार बार ओवरऑल बैकग्राउंड चेक करना है। अगर बैकग्राउंड 5 है दिन के 10 बजे तो जो एनोमली मिलेगा सपोज 10 मिलेगा, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड इटसेल्फ 10 हो गया दिन के 6 बजे, है ना, तब तो आपको एनोमली गलत हो जाएगा। 6 के हिसाब से वो एनोमली भी और बढ़ेगा, तो इसीलिए कैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है ना। जियोमेट्रिक करेक्शन क्या होता है, वो भी इट हैज टू बी कंप्यूटेड यूजिंग इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड। जियोमैग्नेट को समझना है ना, जैसे अपरल पोलर वंडरिंग होता है, फिर पोलर रीजन में हो आप, कहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में हो, सभी का तो आपका लाइन ऑफ फोर्स अर्थ के हिसाब से कैसे जा रहा है वो भी तो देखना है ना, रेफरेंस फील्ड के हिसाब से। इट डिफाइंस द थियोरेटिकल अनडिस्टर्ब्ड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस, जैसे दिखा था ना अर्थ के सरफेस के, अर्थ के अकॉर्डिंगली। नाउ अनदर थिंग है जिसको थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा दिमाग में रखना है, दैट इज टेरेन करेक्शन, दैट इज रियरली अप्लाइड इन मैग्नेटिक सर्वे ड्यू टू द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टेरेन करेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविटी के टाइम पे, एक्स्ट्रा मास आ जाता है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के में मास ज़्यादा डेंसिटी से तो कुछ मतलब नहीं, तो इसीलिए कभी कभी करना पड़ता है अगर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है, अदरवाइज टेरेन करेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं है। सो अभी देखो ये मान लो ये पीक है, ये जितना हाई वैल्यू है उसको डीप कलर दे दो, जितना लो वैल्यू है उसको लाइट कलर दे दो, इसको डेंस कलर दे दो, है ना। ये मान लो कितना इस साइड जितना एनोमली का वैल्यू बढ़ेगा लाल, कितना एनोमली का वैल्यू करेगा कमेगा धीरे धीरे ग्रीन। सो ऐसा करने से क्या होगा, आपको ऐसा एक मैप मिलेगा, ऐसा बहुत सारा अभी ट्रैक दिखाया था ना, ऐसा करके एक लाइन लिया दूसरा लाइन लिया, ग्रीन पैटर्न में ऐसा डेटा लेते रहो लेते रहो लेते रहो, जहाँ हाई हो रहा है सभी को कॉन्टूर करो हाई वैल्यू को लाल से फिल करो, तो क्या होगा, ऐसा हाई वैल्यू लो वैल्यू सबको आपको दिखेगा, ऐसा स्केल। ये सब लो मैग्नेटिक है, लाल वाला हाई मैग्नेटिक है। सो इस जगह के नीचे क्या होगा, हाई मैग्नेटिक कुछ बॉडी रहेगा, इसके नीचे क्या लीनियर पैटर्न में हाई मैग्नेटिक दिखा रहा है, मीन्स ये कुछ फ्रैक्चर या फॉल्ट रहेगा, बिकॉज फ्रैक्चर एंड फॉल्ट से बहुत हाइड्रोथर्मल क्या होता है, बहुत एफएमजी मिनरल्स आ सकता है या बेसिक डाइक हो सकता है ना। ये सब चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉरस इधर लिनियर है लेकिन वेरी लो है, क्या होगा, ये क्वार्ट्ज वेन हो सकता है जो लो मैग्नेटिक दिखाएगा, लेकिन लिनियर तो है, फ्रैक्चर फिलिंग है लेकिन क्वार्ट्ज वेन। ये क्या है, डाइक या फिर मिनरलाइज्ड फ्रैक्चर, सल्फाइड्स बॉडी, ऐसा करके सबको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके फिर फर्दर ड्रिलिंग करो, ड्रिलिंग से क्रॉस चेक करो, कन्फर्म करो, दैट इज द एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी। So that's all for magnetic survey. Thank you.